सुबह के 8 बजे थे। लखनऊ के मेट्रो स्टेशन में काफ़ी भीड़ थी। उसी भीड़ में सीढ़ियों के किनारे अरविंद अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने मित्र संदीप का इंतजार कर रहा था। उसी समय संदीप आता है और अरविंद को पीछे से पकड़कर कहता है, अरे यार अरविंद, तूने तो हद कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से ऑफिस जा रहा है। यार अरविंद, भाभी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को शिमला या कश्मीर दिखा। संदीप लगातार बोले जा रहा था, लेकिन अरविंद था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर संदीप ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? अरविंद तब भी चुपचाप था। यह देखकर संदीप ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? अरविंद ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। पल मेरे जैसे नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती, उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार हमेशा पूजा पाठ करना और सुबह से लेकर शाम तक केवल भगवान का ही जप करना, यार ये भी कोई जिंदगी है? 4-5 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, अब तो हद हो गई है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी नहीं है, मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। संदीप ने कहा, अरे तू भी तो हिंदू है ना? हाँ हूँ, लेकिन हम लोग कभी कभार पूजा करते हैं। यार हर समय श्रीमद् भागवत गीता की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी मंदिर में रह रहा हूँ। संदीप ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय दे भाभी को, नई है लखनऊ में, सब कुछ सीख जाएंगी। अरविंद ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस देर हो रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अरविंद और डिम्पल के बीच वैसा ही चलता रहा। आज अरविंद और डिम्पल की शादी को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन अरविंद अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह डिम्पल से वास्ता नहीं रखना चाहता है। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, ये एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज का बहाना हो गया था। डिम्पल जब भी पानी या चाय देती तो अरविंद उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाए। डिम्पल हर वो प्रयास करती कि कैसे वो अरविंद को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती थी। यूट्यूब से देखकर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम अरविंद सेवई खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, सेवई ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत अरविंद ने कहा, माँ बहुत बढ़िया सेवई बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो अरविंद को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और लैपटॉप पर काम करने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि अरविंद बचपन से जिद्दी है। भी सोच रही थी कि अरविंद और डिम्पल को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिम्पल से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इतने दिनों में डिम्पल ने अपने सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि डिम्पल ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। डिम्पल अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अरविंद का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था और वो अपने घर में ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो अरविंद के लिए बोझ है। डिम्पल ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में अरविंद से खुलकर बातें करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा दे रहे हैं जो उसने कभी की ही नहीं। ऐसा सोच ही रही थी कि अरविंद ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? डिम्पल ने टिफिन उठाकर अरविंद की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही अरविंद ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, डिम्पल ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। अरविंद कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। डिम्पल की ये बातें जैसे अरविंद के कानों में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। डिम्पल सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों?
जो भी हो अंदर से कहीं लग रहा है चलो अच्छा है बला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूँगा, वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो इस उधेड़ बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफिन भी खाना भूल गया। इतने में उसकी मोबाइल की घंटी बजी। अरविंद ने देखा तो डिम्पल का फ़ोन था। पहले वह फ़ोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन जैसे ही दूसरी बार फ़ोन की घंटी बजी उसने फ़ोन उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज़ में डिम्पल ने बोला, अरविंद अरविंद, माँ माँ। इतने में अरविंद भी घबरा कर बोला, क्या हुआ माँ को? डिम्पल ने कहा, आप जल्दी से घर आ जाइए, माँ सीढ़ियों से गिर गई हैं। तुरंत ही अरविंद ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। यहाँ देखा तो माँ बिस्तर पर पड़ी करा रही हैं। डिम्पल ने तुरंत कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं तभी से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही हैं। माँ कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा दर्द है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते डिम्पल माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, अरविंद, माँ के रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत जरूरी है। अरविंद के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर अरविंद के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसके सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो अरविंद, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरविंद पूरे 2 दिनों तक पैसे के इंतजाम में जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद, यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं न कहीं से लोन लेकर घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरविंद रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुकता कर दिया। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है, अब वो बातें भी कर सकती हैं। 1 हफ्ते बाद छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। अरविंद को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर पर सोई हुई है। डिम्पल उनके सिर को हल्के हल्के दबा रही है। अरविंद को आज अपना कद डिम्पल के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? ने रात दिन सेवा की है और पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। अरविंद डिम्पल से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, डिम्पल कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? डिम्पल ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में लोगों के कपड़े सिलकर कमाए थे, कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और डिम्पल का हाथ अरविंद के हाथों में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अरविंद की आंखों में पश्चाताप के आंसू डिम्पल के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।